बेंगलोर के ठीक इसके ऊपर देंगे, इसके पास तो जगह होगा कोलार। कौन सा जगह? कोलार। कोलार में एक खदान है, सोने की खान, इसे कहते हैं कोलार। लाल से लिखते हैं कोलार, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। कौन सा जगह? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? ये कोलार के खान से, कहता है कोलार के खान से। अब इस पर मूवी भी बनी है, अब देखेंगे वगैरह, जिसमें से 70% जो है वो भारत में ही बाकी आबादी पाई जाती है। और आपको तो पता होगा भारत वाले जनसंख्या बढ़ाने में कितनी मतलब फास्ट काम करते हैं, वो चाहे जानवर हो या फिर आदमी, आपको पता ही होगा। हुबली में यहाँ पर एक भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? हुबली में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन देंगे तो कहाँ पर होगा? हुबली में। नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देंगे तो टोडा बेटा, कहता अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर। और इधर से जो नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा कितना? 2631 मीटर। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? तो ये अनाईमुडी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, दक्षिण। जय हिंद। तो चलिए समझते हैं आज का देखते हैं इंडियन बैंक के बारे में। इससे पहले आपको क्या बताए थे? इससे पहले आपको हम बताए थे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत चीज़ों को बता दिए थे। यहाँ पर कौन सा शहर था? श्रीहरिकोटा। यहाँ पर एक बंदरगाह था विशाखापट्टनम। यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था? मछलीपट्टनम। ये सब आपको बता दिए। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। इसकी राजधानी कहाँ है? अमरावती। तो ये सबको आपको बता दिए थे। आज क्या देखना है? कर्नाटक के बारे में। इसके बारे में देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक देखने से पहले आप देख लेते हैं कि ये भारत के आखिर किस साइड में है कर्नाटक। तो ये देखिए क्या है? कर्नाटक। ये जो पीला रंग से दिख रहा है वो क्या है? कर्नाटक है। ये क्या है? कर्नाटक है। और ये रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको तो बता ही दिए थे। तो चलिए अब समझते हैं किसके बारे में? कर्नाटक के बारे में। तो किसके बारे में समझते हैं? कर्नाटक के बारे में। देखिए कर्नाटक जो है इसका पूरा नाम हुआ था धारवाड़ का। यहाँ पर एक पठार है, धारवाड़ का पठार। कौन सा पठार है? धारवाड़ का पठार है। और धारवाड़ का पठार से बहुत सारे खनिज वगैरह निकलते हैं। कहते हैं खनिज। तो बहुत सारे खनिज कहाँ निकलते हैं? धारवाड़ के पठार से। जैसे कि लोहा हो गया, ये सब लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, ये सब सोना वगैरह सब कहाँ से निकलते हैं? ज़्यादातर धारवाड़ के पठार से निकलते हैं। तो जिस वजह से यहाँ पर एक फील्ड में कोलार गोल्ड फील्ड यानी KGF आपको बताएंगे आगे। तो ये जो है थोड़ा नक्शा इस तरह से इस तरह से नक्शा है। तो ये जो है धारवाड़ का पठार है। कौन सा पठार? धारवाड़ का पठार। तो सर्वाधिक खनिज कहाँ से निकलते हैं? धारवाड़ के पठार से। सर्वाधिक खनिज कहाँ से निकलते हैं? धारवाड़ के पठार से निकलते हैं। और लोहा वगैरह ज़्यादातर कहाँ से निकलते हैं? धारवाड़ के पठार से। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक खनिज किस पठार से निकलते हैं? तो धारवाड़ के पठार से। ये तो समझ गए। लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक कोयला, वो भी एक खनिज है, तो सर्वाधिक कोयला किस पठार से निकलता है? तो वहाँ पर अगर धारवाड़ का पठार मानेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक कोयला जो है वो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। कहता है झारखंड के छोटा नागपुर से पठार से निकलता है। धनबाद, झरिया वगैरह। झरिया मेन लिए धनबाद एक जिला है, उसके अंदर एक गाँव है झरिया, जिस वजह से वहाँ से ज़्यादा निकलता है, उसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। तो कोयला पूछेगा कोयला किस वजह से निकलता है सर्वाधिक कोयला? तो धारवाड़ के पठार से। और यहाँ पर लेकिन सर्वाधिक खनिज, ज़्यादातर खनिज मतलब लोहा, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, ये सब किससे निकलता है? तो एक धारवाड़ का पठार से। कौन सा पठार से? धारवाड़ का पठार से। तो ये तो होगा धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार में ये कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक में पढ़ना चालू करते हैं तो क्या देखते हैं? कर्नाटक। थोड़ा इसका नक्शा डैमेज लग रहा है, इसको नक्शा थोड़ा इस तरह से होना चाहिए था। इस तरह से होना चाहिए था। ये क्यों नक्शा इस तरह से आगे बताएंगे। देखिए तो देखिए इसकी कर्नाटक की राजधानी देंगे तो जगह का बेंगलोर। कौन जगह? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी कहाँ पर है? बेंगलोर। और तमिलनाडु की राजधानी देंगे तो जगह का चेन्नई। कौन सा जगह का? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी देंगे ऊपर में। कौन सा का? चेन्नई।
तमिलनाडु की अगर राजधानी देंगे तो चेन्नई, और बंगाल की राजधानी बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी देंगे तो बेंगलोर, क्या बेंगलोर। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था ये बीपीएससी के एग्जाम में, शायद बीपीएससी के एग्जाम में पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा था कि जो कर्नाटक की राजधानी तथा ये जो तमिलनाडु की राजधानी में कि कौन सबसे दक्षिण में है, मतलब दोनों की राजधानी जो है वो कौन सबसे दक्षिण में है। तो ऑप्शन इन दोनों दे दिया था और पूछा था कौन सबसे दक्षिण में है। अब देखेंगे तो दोनों लगेगा बराबर है, कहना दोनों लगेगा बराबर है, लेकिन दक्षिण में कौन है, बेंगलोर। सबसे दक्षिण में कौन है, बेंगलोर। देखिए राजधानी पूछ रहा था, राज्य नहीं, राज्य पूछेंगे तो सबसे दक्षिण में तो कौन है, तमिलनाडु। लेकिन ये पूछ रहा था कि उस राज्य की राजधानी जो है वो कौन दक्षिण में, तो बेंगलोर दक्षिण में, उसके बाद चेन्नई जो है थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि चेन्नई ऊपर है। हालांकि राज्य जो है सबसे दक्षिण में कौन है, तमिलनाडु, ये राज्य हो गया। लेकिन पूछ कौन सा रहा था, राजधानी के बारे में पूछ रहा था। ये तो बेंगलोर को आईटी सिटी सेक्टर कहा जाता है। बेंगलोर को क्या कहा था, आईटी सिटी सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर देंगे इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली की इसमें बहुत सारा योगदान हो रहा है इस आधुनिक भारत में, मतलब आधुनिक दुनिया में बहुत ज़्यादा योगदान है सिलिकॉन वैली का। क्योंकि अब जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह होते हैं उस सब में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिप आप लगाते हैं मोबाइल में, चिप समझते हैं, चिप सिम, उसमें जो छोटे छोटे तार गए होते हैं, सिम में देखेंगे पीला पीला जो होता है उसमें छोटे छोटे तार गए होते हैं, उसे वो क्या होता है, सिलिकॉन का होता है। तो सिलिकॉन वैली वो ज़्यादातर कहाँ पर बनता है, बेंगलोर में, कहता है बेंगलोर में। लेकिन ओवरऑल दुनिया में देखेंगे तो दो देश इसके आगे आते हैं, एक उधर ताइवान होता है और दूसरा चाइना। ये चाइना और ताइवान सिलिकॉन वैली में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो लेकिन भारत में थोड़ा बहुत ही कम पड़ता है, लेकिन वो कम कर पाता है, लेकिन उतना अच्छा कैटेगरी का उतना भी नहीं हो पाता है, मतलब उतना अच्छा नहीं रहता है भारत वाला। तो ये तो हो गया सिलिकॉन वैली। जितने भी आप मोबाइल वगैरह में देखेंगे, मोबाइल चल रहे हैं या फिर जो एलईडी टीवी वगैरह जब आ रहे हैं वो सब किस पर है, सिलिकॉन पर। सिलिकॉन जो होता है वो क्या होता है, तो उस सिलिकॉन में जो होता है वो ऊर्जा बहुत ही कम खर्च करता है और बहुत ही कम ऊर्जा लेता है चलने के लिए। नहीं तो आप देखते होंगे जो पहले के टीवी बक्सा होते थे उसमें ज़्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज के टीवी अगर कम वोल्टेज भी देता है तो टीवी चल जाता है। लेकिन पहले जो बक्सा वाला हुआ करते थे टीवी, उसमें कम सिलिकॉन का यूज होता था, जिस पर से वो ज़्यादा वोल्टेज खोजा जाता था, जिस पर से वो अगर जो भी लाइट कभी कभी डिम दे देता है, मतलब मध्यम दे देता है, जिस पर से उस पर टीवी उतना क्या फुकफुकाता है, मतलब आप देखते होंगे बंद कभी कभी बंद हो जाता है। तो इसी तरह से आपके आज के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सब गैजेट आ रहे हैं उस सब में सिलिकॉन वैली का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल में देंगे तो उसमें भी सिलिकॉन वैली का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब तो सिलिकॉन, रिमोट में तो सबसे ज़्यादा सिलिकॉन वैली का। रिमोट का जब उठा कर देखिएगा तो उसमें तो छोटे छोटे तार गए रहते हैं, आप हरा टाइप का देंगे उसमें छोटे छोटे क्या थे, वो कीट में भी, कीट के अंदर से ही गए रहते उसे ब्लेड से काट दीजिएगा ना तो रिमोट काम नहीं करेगा। तो वो सब क्या होता है, सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन को बहुत ही कम ऊर्जा कहता चाहिए होता है, जिस वजह से इसका प्रयोग ज़्यादातर हो रहा है। अब तो ये तो होगा सिलिकॉन वैली। किसे, बेंगलोर को आईटी सिटी सेक्टर कहा जाता है। बेंगलोर के ठीक इसके ऊपर देंगे, इसके पास तो जगह होगा कोलार। कौन सा जगह, कोलार में एक खादान है, सोने की खान, इसे कहते हैं कोलार, लाल से लिखते हैं कोलार गोल्ड फील्ड, KGF। कौन सा जगह, KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। तो सोना सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, ये कोलार के खान से, कहता है कोलार के खान से। अब इस पर मूवी भी बनी है, अब देखेंगे इस पर KGF मूवी भी बनी है, शायद मूवी बनी है। तो जो है वो उसमें भी देखते हैं सोना निकलता है, जो हीरो होता है वो देखते हैं बहुत सारा सोना निकलता है, मतलब सोना निकलता है और उसे लास्ट में देखेंगे तो वो समुद्र में जाकर ढक देता है। हालांकि 2 पार्ट में इसमें मूवी जो 2 पार्ट में है, तो लास्ट में देखेंगे तो समुद्र में शायद गिरा देता है। अब बहुत सारा सोना निकलता है, हालांकि सोना निकलता है यहाँ पर, अच्छे कैटेगरी के यहाँ पर सोना निकलता है। और हमारे बिहार में भी सोना निकलता है, जमुई जिले रहेंगे तो वहाँ भी सोना निकलता है, लेकिन वो अच्छा कैटेगरी का नहीं होता है, वो बहुत ही मतलब कहेंगे लो कैटेगरी का होता है, वो कोई काम लायक नहीं होता है। लेकिन सोना निकलता है, सोना है तो सोना निकलता होगा। तो कहाँ से निकलते हैं बिहार में, तो जमुई से, ये क्वेश्चन पूछा भी था, बिहार में कहाँ से सोना निकलता है, जमुई से। बीपीएससी के एग्जाम PT में से पूछा था। तो KGF से अच्छे कैटेगरी का सोना निकलता है। जैसे कि आप क्या देखिए, जो सोना जो होता है वो अच्छा कैटेगरी, जब 24 कैरेट का सोना है तो उसे अच्छा कैटेगरी का सोना मानते हैं, बहुत टॉप कैटेगरी होता है, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं है अगर 24 कैटेगरी का सोना है तो 24 कैरेट का सोना है तो। लेकिन 24 कैरेट का सोना से आप गहना वगैरह बनाएंगे तो वो टिकेगा नहीं, गिर जाएगा, गिर जाएगा। जैसे कैसे आप कि शहद को उठाइएगा, ओरिजिनल शहद जो मधुमक्खी से निकलता है, तो शहद को उठाइएगा तो कैसे शहद चू जाता है, उसी तरह से सोना जो है 24 कैरेट का अगर गहना बनेगा तो उसी तरह से वो चू जाएगा, कहता सटेगा नहीं। इसलिए उसको मजबूती
के लिए क्या कर दिया जाता है, उसमें छोटा सा तांबा पीतल वगैरह ये सब एल्युमिनियम चांदी वगैरह मिला दिया जाता है ताकि वो क्या है मजबूत थोड़ा सा हो सके। वरना देखते हो जितने भी गहने बनते हैं वो अमूमन 20 कैटेगरी 22 कैटेगरी के आसपास यही बनते हैं। उससे भी कम बनता है तो उससे वो सोना क्या होता है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। लेकिन 20 अमूमन 20-22 कैटेगरी का जो कैरेट का सोना से गहना बनता है वो ठीक ठाक रहता है। तो ये तो हो गया KGF। कौन था KGF के नीचे देंगे जगह होगा बांदीपुर। इसके आसपास देखिए जगह होगा बांदीपुर। कौन सा जगह रहा बांदीपुर, कौन सा जगह है बांदीपुर में राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ के लिए फेमस है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए, बाघ के लिए फेमस है। देखिए भारत में बाघ के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में भी एक राष्ट्रीय उद्यान है श्री समूर कुछ करके नाम है, लेकिन देखिए तेलंगाना में भी राष्ट्रीय उद्यान सिमली पर राष्ट्रीय उद्यान, वो भी बाघ के लिए फेमस है। तो ज़्यादातर बाघ देखिए दुनिया में बाघ जो है वो 70% भारत में ही पाए जाते हैं। जितने भी दुनिया में बाघ है 70% कहाँ पाए जाते हैं, भारत में ही बाघ पाए जाते हैं। और राष्ट्रीय पशु भी है, चूँकि बाघ है राष्ट्रीय पशु भी है भारत के, तो जिस वजह से उनको मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो देखिए वो सब जो होता है ये अब ये मत सोचिएगा कि भारत बाघ को कहीं से लाया गया है। भारत यहीं पर जन्मे हैं, मतलब यहीं पैदा लिए सब बाघ वगैरह, जिस वजह से 70% जो है वो भारत में ही बाघ की आबादी पाई जाती है। और आपको तो पता होगा भारत वाले जनसंख्या बढ़ाने में कितनी मतलब फास्ट काम करते हैं, वो चाहे जानवर हो या फिर आदमी, आपको पता ही होगा। मेनली तो यूपी बिहार वाले यहाँ खतरनाक जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो ये होगा कौन सा बांदीपुर, यहाँ पर किसके लिए फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, बाघ के लिए। बांदीपुर के ऊपर जगह होगा मैसूर, इसके ऊपर जगह होगा मैसूर। कौन सा जगह, मैसूर जो है यहाँ पर किस लिए फेमस है। तो उस समय देखिए मैसूर जो है उस समय यहाँ के एक राजा हुआ करते थे हैदर अली। कौन हुआ करते थे, हैदर अली जो थे, हैदर अली अंग्रेज़ों के समय ये यहाँ के राजा हुआ करते थे हैदर अली। तो हैदर अली जो थे वो अंग्रेज़ों से क्या हुए, युद्ध हो गया, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया था। तो युद्ध हुआ था, नॉर्मल युद्ध हुआ था, मतलब वो ज़्यादातर नॉर्मल तो युद्ध नहीं करेंगे, फिर भी कितना युद्ध हो गया था। और वो युद्ध समाप्त हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो जब भी अंग्रेज जो है जहाँ जहाँ युद्ध लड़ रहे हैं भारत में उसे आंग्ल युद्ध कहते हैं। क्या था, आंग्ल युद्ध। जैसे अगर कर्नाटक में लड़ रहे हैं तो उसे आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहा जाएगा। मैसूर में लड़ रहे हैं तो उसे आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाएगा। तो आंग्ल मैसूर युद्ध कुल 4 युद्ध हुए, पता 4 युद्ध हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ, और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कोई संधि नहीं हुई थी। इसमें मारा गया था टीपू सुल्तान। उसका हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान। तो इसमें से क्वेश्चन जैसे पूछा, इसका ट्रिक है श्री महामंगल श्री। जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की मद्रास की संधि के तहत, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ तो मंगलौर की संधि के तहत, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि के तहत समाप्त हुआ तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ये क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे कर्नाटक में भी लड़े थे, तो ये सब पूछता है कि कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ, अब याद रखिएगा। तो मैसूर, कहता मैसूर। लेकिन अब यहाँ सोचिए ये क्या बोलते हैं, मैसूर में, कहता मैसूर में जब हिस्ट्री में भक्ति आंदोलन पढ़िएगा, हिस्ट्री में जब भक्ति आंदोलन पढ़िएगा तो उसमें आएंगे एक शंकराचार्य। कहता शंकराचार्य। तो शंकराचार्य जो थे वो इन्होंने 4 खंडपीठ अलग अलग खोलवाए थे। 4 खंडपीठ अलग अलग स्थापित किए थे। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ का स्थापना किए थे। इधर पश्चिम में देंगे, पूरब में, इधर पूरब में देंगे तो यहाँ पर पूरब में कौन आएगा, ये उड़ीसा में एक जगह का पुरी में कौन सा पीठ करा था, गोवर्धन पीठ, कहता है गोवर्धन पीठ। पश्चिम में देंगे तो यहाँ पर एक गुजरात में द्वारका का कौन सा पीठ, शारदा पीठ खोला था। और वहीं दक्षिण में आ जाएंगे तो कर्नाटक में है कौन सा, मैसूर। तो मैसूर में कौन सा पीठ खोला था, श्रृंगेरी पीठ। कौन सा, ज्योतिष तो उत्तर भारत में आएगा, बद्रीनाथ में। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ खुलवाए थे, मैसूर में, कहता मैसूर में। तो बाद में जो ज्योतिष श्रृंगेरी पीठ जो था वो खंडर हो गया था, कहता खंडर हो गया था। तो उस समय टीपू सुल्तान जो थे राजा थे यहाँ के, तो हालांकि वो मुस्लिम थे, कहता मुस्लिम थे। और शंकराचार्य तो आपको पता होगा हिंदू थे। तो मुस्लिम जो थे, तो मुस्लिम होकर इन्होंने क्या किया था, जो श्रृंगेरी पीठ था उसको फिर से पुनर्निर्माण करवाया था, मतलब फिर से उसको क्या बनाया था, ठीक ठाक करवाया था। हालांकि जो मुस्लिम जो थे टीपू सुल्तान, नो डाउट अगर टीपू सुल्तान अगर जिंदा हो जाते, मतलब थोड़ी देर और जी जाते ना, तो इनको अंग्रेजों को छक्का छुड़ा देते। मतलब उन्होंने भी एक सेना बनाने रखा, जैसे इधर से इन्होंने एक सेना बना लिया था। और इन्होंने क्या किया था, ये नेवी का भी स्थापना कर रहे थे। लेकिन आपको पता होगा हर घर में एक ना एक विभीषण होता है, जिस पर से इनको पता चल गया अंग्रेजों को, हाँ निपटा दिए इनको।
श्रीरंग इनको निपटा दिए थे। तो जो मैसूर जो था यहाँ पर श्रृंगेरी पीठ का निर्माण करा था। तो टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने उसे क्या किया था, फिर से पूरा निर्माण यानी उसको फिर से ठीक ठाक करवाया था, डेकोरेशन कराया था। और क्योंकि ये मुस्लिम थे, ये जो मुस्लिम थे इनका झुकाव हिंदू धर्म की तरफ था। ये नहीं कि मुस्लिम है तो हिंदू कुछ नहीं करेंगे, तो वो हिंदू धर्म के भी क्या था सुझाव मतलब समर्पित थे। तो जो अंगूठी पहनते थे टीपू सुल्तान, उन पर उस अंगूठी पर नाम लिखा था राम का, पता राम नाम लिखा था अंगूठी पर, जो ये दर्शाता है कि ये ठीक ठाक थे, कट्टरवादी नहीं थे। तब मैसूर, कौन सा मैसूर, मैसूर के बगल में देखें यहाँ पर जगह मंगलौर, कौन जगह मंगलौर, मंगलौर कौन जगह मंगलौर, मंगलौर में देखें बंदरगाह है, कौन सा बंदरगाह है, मंगलौर बंदरगाह। यहाँ भी एक क्या है, बंदरगाह है, बंदरगाह। इसके बगल में देखें जगह कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कौन जगह, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख और हासन, हासन, कुद्रेमुख और हासन। कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुद्रेमुख देखेंगे, कुद्रेमुख किस लिए प्रसिद्ध है, तो कुद्रेमुख जो देखेंगे तो कुद्रेमुख जो है यहाँ पर लौह अयस्क के लिए कारखाना फेमस है। आपको पता है धारवाड़ का पड़ा बहुत सारे खनिज वगैरह निकलते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर कहता है लौह अयस्क निकलता है। लौह अयस्क जो होता है उससे ही क्या होता है, लोहा बनाया जाता है। अब ये मत समझिएगा कि लोहा क्या होता है, जैसे आप घर में छड़ का प्रयोग करते हैं लोहा का, तो ये मत सोचिएगा लोहा से जमीन से छड़ निकलता है, ऐसा नहीं। लोहा से एक लोहा का पदार्थ कैसे होती है, एक मिट्टी होती है, मिट्टी होती है, कठोर मिट्टी होती है। कौन सी मिट्टी, तो कठोर मिट्टी होती है। तो कठोर मिट्टी जो होती है उसमें एक जैसे चेक्का होता है, मतलब पत्थर की चेक्का होता है, उससे क्या मतलब उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा मिट्टी होते हैं, और उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होते हैं, लोहा होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में लोहा होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसको सांद्रण किया जाता है, उस मिट्टी को सांद्रण किया जाता है और उससे लोहा निकलता है। ये बहुत ही प्रक्रिया हो, बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है। पहले उसको उस मिट्टी को धोआ जाता है, धोआ कर उस पर हवा मारा जाता है, हवा से उसे उड़ाया जाता है, जैसे धान गेहूँ उड़ जाते हैं, तो जिस वजह से उससे कुछ निकलता है मिट्टी। फिर उसे और कोई भी सांद्रण किया जाता है, और फिर से उसे बहुत सारा आग की भट्टी में गलाया जाता है, और उसमें से एक अलग से कोई पदार्थ डाला जाता है ताकि वो कचरा को कहता है और बाहर निकालते और सिर्फ उसमें लोहा बन जाए। तो लोहा से बचता है, तो बाद में अंतिम में लोहा जब बचता है तो उसे गला कर एक जगह कर लिया जाता है, और उसे गला कर एक जगह कर स्टोर में इकट्ठा कर दिया जाता है। और बाद में जैसे कोई कंपनी कहे कि हमें क्या जैसे इतने mm की छड़ की ज़रूरत है या फिर इस लोहे की पाइप की ज़रूरत है, तो उसका स्ट्रक्चर मांग लेता है, और उस स्ट्रक्चर में फिर से लोहा को पिघलाया जाता है, और फिर उस स्ट्रक्चर में मतलब डाला जाता है। जैसे छड़ बनाए तो छड़ में डाल देंगे, या फिर पाइप बनाए तो पाइप में डाल देंगे। बहुत लंबी प्रक्रिया होती है लोहा अयस्क में। तो लौह अयस्क कहाँ से निकलता है, कुद्रेमुख से, कहता है कुद्रेमुख से। आप खुद सोचिए, अगर कुद्रेमुख से ज़्यादातर लौह अयस्क निकलते हैं, अगर कुद्रेमुख से लौह अयस्क निकलते हैं, तो अगर लौह अयस्क का व्यापार मतलब लौह अयस्क कहीं विदेश में भेजना होगा यानी निर्यात करना होगा, तो किस बंदरगाह से करेगा बताइए, ये विशाखापट्टनम या फिर इधर से मैंगलोर से। तो कोई पागल ही होगा जो विशाखापट्टनम से करेगा, बताइए, यहाँ से ले जाएगा वहाँ जाएगा। लेकिन हालांकि वो बड़ा बंदरगाह है, लेकिन कभी कभी छोटे बंदरगाह भी काम कर देते हैं। मंगलौर जो है यहाँ से इस बंदरगाह से क्या कर दिया जाता है, लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लौह अयस्क कुद्रेमुख से निकले लौह अयस्क का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो मंगलौर बंदरगाह से। और ज़्यादातर कहाँ होता है, ईरान में, ईरान में ज़्यादातर मंगलौर से बंदरगाह से निर्यात होता है। तो इसका मतलब हासन किस लिए फेमस है, तो देखिए हासन किस लिए फेमस है। हासन जो है यहाँ पर क्या है, जो हासन जो है यहाँ पर इसरो का क्या है, इसरो का सेटेलाइट है। जो सेटेलाइट की जांच सब कहाँ से की जाती है, हासन से की जाती है। सेटेलाइट वगैरह की जांच होती है वो हासन से की जाती है। हासन के ऊपर देंगे, हासन के ऊपर देंगे यहाँ पर जगह हम्पी, हम्पी, ये हम्पी ये क्या है, विजयनगर। इसमें दक्षिण भारत में क्या था, विजयनगर समाज था। उत्तर इधर के एरिया पर कौन सा समाज था, महाराष्ट्र के एरिया पर जो था बहमनी समाज, नीचे जा था विजयनगर समाज। कौन सा, विजयनगर समाज। तो विजयनगर समाज की राजधानी कौन थी, हम्पी। कहाँ थी, हम्पी। ये यूनेस्को में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये विश्व धरोहर में शामिल है, इस यूनेस्को में शामिल है। और यहाँ के बहुत सारे अभी साक्ष्य मिलते हैं विजयनगर के। तो ये किस नदी का है, तुम्भद्रा नदी के किनारे। हम भी किस नदी के किनारे, तुम्भद्रा नदी के किनारे। और यहाँ पर जो बहमनी समाज था और इधर विजयनगर समाज था, दोनों में क्या हुआ था, हो गया था, युद्ध हो गया था। क्योंकि यहाँ पर बीच में देखिए, यहाँ पर जगह होगा बिदर, क्या था, बिदर, गुलबर्गा, गुलबुर्गी, यहाँ पर जगह कुलबर्गा सब यहाँ पर जगह होगा। देखिए, तो ये सब बहमनी समाज का एरिया था और ये विजयनगर समाज का एरिया था। तो जिस पर से क्या कर दिया गया, हम्पी जो इसकी राजधानी हुआ करती थी विजयनगर की। अब जब यहाँ से एक बीच में जगह होगा रायचूर, दो अब यहाँ पर जगह होगा रायचूर,
रायचूर, कौन सा रायचूर दोआब? रायचूर दोआब वो बहुत ही भूमि उपजाऊ थी, जिस वजह से जो वो रायचूर दोआब तो जो नहीं हम्पी के अंदर आते थे, हम्पी नहीं विजयनगर के समझ और नहीं बम्बई समझ के। तो बाद में जब पता चला दोनों को, तो दोनों को कब्जा करने लगे रायचूर दोआब के, ये मेरा है तो मेरा है। तो जिस वजह दोनों का युद्ध हुआ था, वो लगभग 200 साल तक युद्ध चला था। लेकिन बाद में फाइनली चीज़ किसकी हुई थी? तो विजयनगर समाज की फाइनली जीत हो गई थी। तो ये तो हो गया हम्पी। ये सब विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके पास आइए, यहाँ पर जगह होगा हुबली, यहाँ पर जगह होगा हुबली, हुबली 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 लिखा थे, हुबली डबल होगा हुबली। कौन जगह? हुबली। हुबली का नहीं, हुगली नहीं, हुगली तो एक दूसरा, हुगली, हुगली, ये हुगली नहीं, ये हुबली है, हुबली। ये हुबली कहाँ पर है? यहाँ पर कर्नाटक में। तो देखिए हुगली एक और शहर है, ये हुगली भी एक शहर है। हुगली में ये कहाँ शहर है? तो पश्चिम बंगाल में, आपको बताए थे। पश्चिम बंगाल में क्या है? हुगली शहर है। पश्चिम बंगाल में क्या है? हुगली शहर है। तो हुगली शहर जब पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर आपको बताए थे कि उस पर जो एक इसकी हुगली की गंगा नदी की एक शाखा कहाँ आ जाती है? गंगा नदी की शाखा फराक्का बैराज से एक मोड़ दिया जाता है नीचे की ओर, तो उसे हुबली कहते हैं। हुबली यहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह पर जम रहे कचरे को सिल्ट कहते हैं। सिल्ट जो होता है, सिल्ट को हटाने के लिए यहाँ पर फराक्का बांध बनाया गया था। उसमें से पानी रोका एक बार छोड़ जाता है, ताकि जो हुबली से का है उसके द्वारा हल्दिया बंदरगाह पर जम रहे कचरे को उसे ढकेल कर बंगाल की खाड़ी में गिराने के लिए, ये क्या है? वो हुबली है। हुबली जगह वहाँ पर कहा था पश्चिम बंगाल में। लेकिन ये क्या है? हुबली में यहाँ पर एक भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? हुबली में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन देंगे तो कहाँ पर होगा? हुबली में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर? हुबली में। हुबली में एक जो है दक्षिण और इधर क्या है? पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली में। दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली में। एक और बताते, जब तेलंगाना आपको बताए थे कि दक्षिण और मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो तेलंगाना के पास एक जगह शहर है हैदराबाद पर है, सिकंदराबाद। कौन सा? सिकंदराबाद। तो दक्षिण और मध्य का रेलवे जोन कहाँ पर है? सिकंदराबाद में। और दक्षिण पश्चिमी रेल का जोन हुबली। कौन सा? हुबली में। ये होता है हुबली। यहाँ पर गुलबर्गा, ये भी गुलबुरी भी होगा, गुलबर्गा ये भी गुलबुरी यहाँ पर है। यहाँ पर जगह गुलबर्गा, कुलबुर्गी या फिर कुलबर्गा इसका पूरा नाम था, अभी नाम कुलबुर्गी हो चुका है। यहाँ पर जगह होगा बेलगाम, अभी का नाम होगा बेलगावी। कौन सा? बेलगावी। इसका पूरा नाम क्या था? बेलग्राम। इसका बेलगावी का पूरा नाम हुआ करता था बेलग्राम। क्या होता है? बेलग्राम में क्या हुआ था? जो महात्मा गांधी जो थे, वो पहली बार कांग्रेस का अध्यक्षता कहाँ किए थे? बेलग्राम में। 1924 में 1924 में महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ किए थे? बेलगाम में। कहाँ पे? बेलगाम में। अभी का नाम इसका बेलगावी है। तो ये सब कर्नाटक के बारे में क्या था? कर्नाटक के बारे में। अब देखते हैं पहाड़ों के बारे में, थोड़ा पहाड़ों के बारे में देख लेते हैं। अगर आपके पास एटलस है तो आप क्या कीजिए? उसे फिजिकल नक्शा खोलिए कर्नाटक का क्या कीजिए? फिजिकल नक्शा। यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक पहाड़ होगा, नीलगिरी के पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी के ऊंची चोटी देंगे तो टोडा बेटा, टोडा बेटा। कौन सा? टोडा बेटा। ये तीन राज्यों से टच करता है पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी जो 3 राज्यों से टच करता है, इधर केरल की ओर, इधर तमिलनाडु और ऊपर से कर्नाटक में। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी देंगे तो जगह होगा टोडा बेटा। कौन सा? टोडा बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा। कितना मीटर ऊँचा है? तो 2631। कितना मीटर ऊँचा है? 2631 मीटर ऊँचा है। वहीं अगर नीचे इसके पास आसपास देंगे, इसके पास, तो यहाँ पर एक शहर होगा, यहाँ पर पहाड़ी होगा। कौन सा पहाड़ी? अन्नामलाई। कौन सा पहाड़ी? अन्नामलाई। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी देंगे तो जगह होगा अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी की सबसे ऊंची चोटी देंगे तो कौन सा होगा? कितना होगा? 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी 2695 मीटर। और इधर से जो नीलगिरी के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा कितना? 2631 मीटर। बताइए इसमें सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? तो ये अनाईमुडी। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी किस पहाड़ का हिस्सा है? तो अन्नामलाई। कहते अन्नामलाई। अब आपको पता होगा इधर पश्चिमी घाट पर्वत, कौन सा पर्वत है? पश्चिमी घाट पर्वत है। और इधर से पूर्वी घाट पर्वत।
कौन सा पर्वत है? पूर्वी घाट पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत ये दोनों देंगे तो दोनों अनाईमुड़ी यानी नीलगिरी के पहाड़ में आकर मिल जाते हैं, नीलगिरी के पहाड़ में आकर मिल जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत किस पहाड़ी के आगे आके पास मिलते हैं? तो कौन से? ये नल्लामाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी की पहाड़ी। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी टोटा बेटा कितने? 2631 मीटर। और अनाईमुड़ी की जो है वो कितना मीटर है? 2695 मीटर। अनाईमुड़ी किसकी पहाड़ी? अन्नामलाई की पहाड़ी। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी 2695 मीटर। तो ये क्या था? कर्नाटक के बारे में था। तो आई होप इसे आज समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।